हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो उसका अपवर्तन किस प्रकार से होता है। मतलब प्रिज्म द्वारा किसी प्रकाश की किरण का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अंग्रेजी में एक बार बता देते हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म क्या होता है, ये कैसे समझेंगे, ये पूरी क्लास आपको लास्ट तक देखनी ही पड़ेगी। और इस क्लास में हम ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में किस तरह से आता है और आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है। ये डायग्राम जो हमारे सर के पीछे यहाँ पर ये बना हुआ था, इसमें आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया, किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में बनाएंगे, इसे हम आपको पूरा लिख कर, दिखाकर, बनाकर, सब कुछ करके आपको हम समझाएंगे। इसे चाहे मुझे मिटाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, इसलिए क्लास को अंत तक देखते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि अभी आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं और बताते हैं कि किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है, देखिए ये आकृति आपको एक यहाँ पर सामने दिख रही है। क्या हुआ कि इसमें तीन आयताकार जो है आकृतियाँ हैं और दो जो हैं वो त्रिभुजाकार हैं। मतलब दो रेक्टेंगल शेप हैं, तीन रेक्टेंगल शेप हैं और दो ट्रायंगुलर शेप हैं। देखेंगे ध्यान से तो ये एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, दूसरा ये त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। तो दो त्रिभुजाकार हो गए और तीन आयताकार, मतलब तीन रेक्टेंगल शेप में हैं। देखिए इसको ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। ये क्या हुआ, ये रेक्टेंगल शेप है, इसके अपोजिट इधर आएंगे तो ये फिर रेक्टेंगल शेप मिलेगा, इधर जाएंगे तो फिर रेक्टेंगल शेप मिलेगा। तीन रेक्टेंगल हैं और दो क्या हैं जो है वो ट्रायंगुलर शेप है। मतलब दो त्रिभुजाकार हैं और तीन आयताकार शेप हैं। इसे पढ़कर बताते हैं, कैसे समझेंगे आप। लिखा है प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार जो है समतल परतों से, या फिर हम कह सकते हैं दो त्रिभुजाकार परतों से घिरा होता है। तो आप देखिए ये तीन आयताकार परतें हैं और दो कैसी हैं, ये दो त्रिभुजाकार परतें हैं और इनसे घेर कर हमको जो है ये प्रिज्म प्राप्त हुआ है। ये प्रिज्म अमन ने बनाकर मुझे दिया है इस क्लास के लिए, क्योंकि मार्केट अभी क्लोज चल रही हैं लॉकडाउन की वजह से और प्रिज्म नहीं मिल पाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आयताकार सतह प्रकाश को अपवर्तित करती है। याद रखिएगा, अगर प्रकाश की किरण इधर से एंट्री करेगी तो ये चुपचाप इधर से बाहर निकल आएगी। मतलब त्रिभुजाकार पटल में जाएगी, अगर त्रिभुजाकार परत में जाएगी तो इधर से बाहर निकल जाएगी, कोई अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई प्रकाश की किरण किसी आयताकार भाग में जाती है तो 100% उसका अपवर्तन होकर ही बाहर निकलेगा। और अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन इसे अंग्रेजी में कहते हैं। और आपको पता है कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि कोई प्रकाश की किरण जाती है तो 100% वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब डेविएशन ऑफ अ लाइट रे इज कॉल्ड क्या, रिफ्रैक्शन। आपने पढ़ा है कि किसी प्रकाश की किरण को यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाया जाए तो उसकी किरण जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, या तो अभिलंब के दूर जाएगी या अभिलंब के पास आएगी। तो मैं फिर से आपको बताता हूं कि आयताकार सतह प्रकाश को अपवर्तित करती है, इसलिए आयताकार सतह को अपवर्तित सतह कहते हैं। मतलब इस वाली सतह को अपवर्तित सतह कहा जाएगा। उम्मीद है इतना बेहतर समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कि छोरों क्या है, इसे बताएंगे, भुजा कहेंगे इसे, के बीच एक कोण बनता है जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ये भुजा हुई, दूसरी ये भुजा हुई, तो हम इसे एक छोर कह सकते हैं, इसे दूसरी छोर कह सकते हैं। इनके बीच में जो भी कोण बनेगा उसे कहेंगे हम लोग प्रिज्म कोण। आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि दो चीज़ें, मान लीजिए ये ऐसे हैं और इनके बीच में अभी कोई कोण नहीं है, लेकिन हम इसको बीच से ऐसे उठाना शुरू कर रहे हैं तो इनके बीच में कोई कोण बन रहा है। इसे आप ऐसे समझें कि अभी कोई कोण नहीं है, धीरे धीरे उठाया तो कोण का मान बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से ये प्रिज्म में क्या होगा कि यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं। तो ये कोण एक इधर है तो यहाँ भी तो हो सकता है, क्योंकि आप इसको पलट देंगे तब भी ये प्रिज्म ही होगा, ऐसे पलट देंगे तो फिर भी जो है प्रिज्म होगा। पीछे देखा जाए तो यहाँ भी प्रिज्म कोण, यहाँ भी प्रिज्म कोण और यहाँ भी प्रिज्म कोण बनता है।
उसके बाद हम बात करेंगे कि इसे प्रिज्म कोण कहते हैं। एक आदर्श प्रिज्म कोण मतलब अगर किसी एक ऐसे प्रिज्म को देखा जाए जो आदर्श हो। अब ये आदर्श क्या है? आदर्श का मतलब बहुत सारे प्रिज्म हो सकते हैं, बहुत सारे इनके शेप हो सकते हैं, लेकिन आदर्श प्रिज्म वह प्रिज्म कहलाएगा जिसके प्रिज्म कोण का मान जिसका 60 डिग्री होता है, उसे हम लोग आदर्श प्रिज्म कोण कहते हैं। मतलब डेली में हम लोग उसको ही यूज़ करेंगे, लेबोरेटरी में उसको ही यूज़ किया जाएगा। और आदर्श प्रिज्म का जो कोण होता है मतलब जो आपको ये ए की वैल्यू मिलेगी वो 60 डिग्री होनी चाहिए, मतलब 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार परतों से घिरा होता है। 2 छोरों के बीच में जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है उसे हम लोग अपवर्तित सतह कहते हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बात करेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण इससे होकर जाएगी तो क्या होगा, उसकी बात करेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, ये जो डायग्राम हमने बनाया है, कौन सा डायग्राम इसको बनाया है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए ये क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या मेरा है, एक जो है त्रिभुज बना हुआ है। तो ये वाला जो ए बी और सी है यही वाला उठाकर मैंने यहाँ पर बनाया है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब प्रकाश की किरण, इसे समझिएगा, इसे नहीं और इसे नहीं। एक प्रकाश की किरण इस तरह इधर से आती है, कहाँ से आती है, इधर से आती है और इस वाले पृष्ठ पर टकराती है। इसका नाम यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया। देखिए ए है और बी है। प्रकाश की किरण इसमें जाती है और अगर इस प्रिज्म को देखें तो ये किसका बना होगा, कांच का बना होगा। अभी तो कागज़ का है, लेकिन अगर ये कांच का बना होता तो प्रकाश किरण इसमें जाती और जाने के बाद क्या होता। आपने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मतलब वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, मतलब रेरर नहीं, रेरर को क्या बोलेंगे, विरल माध्यम, और डेंसर को सघन माध्यम। मतलब रेरर से डेंसर मीडियम में जब जाती है तो क्या होता है, प्रकाश की जो किरण होगी, किरण जो होगी वो नॉर्मल मतलब अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपने ऐसा पढ़ा है। तो क्या करेंगे, ये सारा काम अब डायग्राम में आपको हम करके बताते हैं, क्योंकि पेपर में ये नहीं, ये बनाना होगा, है ना। तो चलिए इसमें बताते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, पहले इसे समझिएगा। एक प्रकाश की किरण चलने के बाद अब हम लोगों ने ये क्या खींचा है, अभिलंब। ये अभिलंब कैसे खींचा गया होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये प्रिज्म आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम लोग इसकी सतह पर कोई अभिलंब खींचना चाहें तो अभिलंब कैसे खींचेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे रख देंगे और देखेंगे आप कि ये वाली सतह ये और ये वाला ये, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बना है, तो इसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। मतलब इस सतह पर कोई 90 डिग्री के एंगल को बनाता हुआ एक अभिलंब खींच दिया गया है। सेम काम उधर किया गया है, इधर भी एक अभिलंब खींच दिया गया है। समझ में आ रहा होगा कि इधर भी एक अभिलंब, उधर भी एक अभिलंब, है ना। इसी वजह से मैं ये कल क्लास पोस्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि प्रिज्म नहीं था मेरे पास। और अमन का बहुत बहुत धन्यवाद कि अमन ने ये प्रिज्म बनाकर मुझे दिया है और पढ़ाने में मेरी सहायता की है। फिर से एक बार धन्यवाद अमन को, है ना। ये क्लास यहाँ से क्या हुई, यहाँ गई, और सॉरी क्लास नहीं, ये किरण यहाँ से यहाँ गई और जाने के बाद इस सतह से टकराई। अब आपको पता है कि इधर वायु है और ये कांच है, तो ये प्रकाश की किरण इस अभिलंब की ओर, ये अभिलंब था, ये किरण यहाँ तक गई और अभिलंब की ओर झुक गई, है ना। क्या हुआ, ये प्रकाश किरण गई और इसको जाना कैसे था, सीधे जाना था, लेकिन ये अभिलंब ये है तो इधर झुकने लगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या सर उधर नहीं जा सकती थी, ऐसे गई थी तो क्या उधर जाती, नहीं, क्योंकि अभिलंब कांच के अंदर जितना होगा उसकी ओर झुकने का प्रयास करेगी। इसका मतलब प्रकाश किरण जब PQ जाएगी और उसके बाद AB से टकराएगी और टकराने के बाद वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी और सीधे निकल जाएगी। फिर क्या होगा समझेंगे, फिर क्या होगा, क्योंकि एक बार इसको बताएंगे फिर पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है बोर्ड पर। ये सीधी किरण फिर इस पे जाएगी, जाने के बाद अब इसको कैसे जाना चाहिए था, सीधा जाना था तो सीधा ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि ये सघन माध्यम है, कौन, कांच, और बाहर जब वो निकलेगी तो विरल माध्यम होगा। तो सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम से वो रेरर मीडियम में जब जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित होगी, बिल्कुल उसका डेविएशन होगा और अब क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, कि जो है नॉर्मल से वो दूर जाएगी। तो क्या कहेंगे हम लोग कि वो नॉर्मल मतलब अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसको सीधे जाना था, ऐसे जाना था, लेकिन अब वो दूर हटने लगी है, मतलब इस अभिलंब से नीचे
आने लगी है। अब इसे हम अपने जो हमने यहाँ पर बोर्ड में आपको लिखकर दिया है उसको अच्छे से हम पढ़कर समझा देते हैं और फिर डायग्राम की बात करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये डायग्राम तो बन जाता है लेकिन ये थ्योरी नहीं लिख पाते हैं और आपको रटकर जाना पड़ता है। और आज की क्लास के बाद दावा है मेरा कि आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। चलिए, जितने लोगों को इतनी क्लास अच्छी लगी है तुरंत कमेंट करके मुझे बताएं कि ये क्लास उनको कैसी लगी है, फिर हम आगे की बात करते हैं। जल्दी से कमेंट करें, मुझे बताएं कि ये क्लास कैसी लगी है। तुरंत कमेंट कीजिए। अभी क्या हुआ कि अब बात करते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। क्या किया, सबसे पहले माना कि ABC एक कांच का प्रिज्म है। ABC एक कांच का प्रिज्म है और जिसमें प्रिज्म कोण कितना है, A है। तो ये वाला कोई कांच का प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है, इतना मान लिया मैंने। फिर क्या किया, एक प्रकाश किरण PQ, देखो क्या किया, एक प्रकाश किरण PQ, तो ये P हो गई और ये Q हो गई। एक प्रकाश किरण PQ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम ऊपर का रफ करके आपको बना के साथ में दिखाते रहें। ये नोट्स आप बाद में बैक कर या बाद में आप देखकर अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। देखिए, डायग्राम बनाकर अगर दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो क्या किया कि मैंने एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज वो कैसा है, वो जो है प्रिज्म का आगे का हिस्सा है। अब प्रकाश किरण एक चलती है और उस प्रकाश किरण का नाम क्या है, P, और यहाँ हो गया Q। क्लियर, यही हुआ P और ये हो गया Q। समझा के बताएंगे तभी बेहतर समझ में आएगा। अब क्या है, यहाँ पर एक अभिलंब था ना अभिलंब, तो अब इस अभिलंब के इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था एकदम सीधा, लेकिन अब ये अभिलंब की ओर झुकने लगेगी और झुक कर सीधे निकल जाएगी। तो ये Q हो गया, तो PQ, अब हमने इसको क्या कौन सा नाम दे दिया, R नाम दे दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर भी कोई ना कोई अभिलंब होगा, बिल्कुल होगा। और अगर यहाँ अभिलंब होगा तो अब इसे अभिलंब से दूर हटना चाहिए, मतलब सीधे नहीं जाना चाहिए, इस अभिलंब से और दूर हटना चाहिए। ये बात हुई। तो क्या हुआ, एक प्रकाश किरण PQ वायु से प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है। AB पृष्ठ है हमारा और उस पर ये किरण आपतित होती है, मतलब इस पर ये गिरती है। इंसिडेंस रे है, मतलब ये क्या होगी, इंसिडेंट होगा इसका, मतलब ये किरण इस पर जो है वो आपतित होगी, जो अपवर्तित होने के बाद अभिलंब MN की ओर झुकती है। ये MN है और इसकी ओर ये झुकने लगती है। फिर क्या होता है, और QR दिशा में चली जाती है। मतलब PQ किरण गई, टकराई, उसके बाद अपवर्तित हुआ। अपवर्तित होने के बाद क्या हुई, वो अभिलंब से जो है झुकने लगी अभिलंब की ओर और QR दिशा में चली गई। फिर क्या हुआ, अब इतना खेल समझ लेते हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। देखेंगे, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। आपको पता है कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। मतलब इंसिडेंस एंगल आपका कितना है, I है, जिसे हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। अब ये क्या है, ये अभिलंब है, ये आपतित, आपकी जो किरण ये निकल गई, ये अपवर्तित किरण थी। आपतित किरण, तो ये अपवर्तित है, ये अभिलंब है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। इसका मतलब ये R की वैल्यू हो गई। इतना बेहतर समझ में आया होगा, आ रहा है तो कृपया धैर्य बनाए रखें, आगे फिर भी आपको समझ में और आता रहेगा। क्या हुआ कि अब ये किरण आगे चली, QR दिशा में चली गई। तो मैंने यहाँ तक समझ लिया है कि QR दिशा में चली जाती है। अब QR पृष्ठ AC के बाहर निकलने के बाद अभिलंब से दूर हटती है। मतलब ये जो QR किरण है वो AC, मतलब पृष्ठ AC से बाहर निकलने के बाद अभिलंब से दूर हटने लगेगी। उसका रीजन क्या होगा, उसका रीजन ये है कि ये कांच है और बाहर वायु है, कांच से वायु में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर ना, बिल्कुल। अब क्या किया कि ये दूर हटने लगी और जब दूर हटने लगती है तब क्या होगा, और RS दिशा में चली जाती है। आप देख रहे हैं कि RS दिशा में चली गई। डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करेंगे आप, तभी ये थ्योरी अपने आप याद हो जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या हुआ, ये अभिलंब XY था तो XY से दूर हटने लगती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि प्रिज्म पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण PQ, प्रिज्म पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण PQ अपवर्तित होने के बाद RS दिशा में चली जाती है। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि कोई प्रकाश की किरण जब
जब इस प्रिज्म के अंदर जाएगी, कोई प्रकाश की किरण जब इस प्रिज्म के अंदर जाएगी तो अंदर से इसका पहले ये ऐसे जाएगी, सीधी होगी, फिर उसके बाद फिर उधर निकल जाएगी। मतलब इधर ये ऐसे गई, उधर ये ऐसे निकली। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से जाती है तो वो अपवर्तित होकर बाहर निकल जाती है। इसी बात को मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से लिखा है कि अतः हम कह सकते हैं कि प्रिज्म पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण PQ अपवर्तित होने के बाद RS दिशा में चली जाती है ना। फिर क्या हुआ, यदि आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाया जाए, मतलब अब इनको आगे बढ़ाओ, चुक 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 रेल चली। क्या हुआ, PQ को आगे बढ़ाया और RS को पीछे बढ़ाया। क्या किया, PQ को आगे बढ़ाया, RS को पीछे बढ़ाया। पढ़ के देखते हैं क्या यही लिखा है। यदि आपतित किरण PQ को आगे व अपवर्तित किरण RS को पीछे बढ़ाएं, तब यह एक दूसरे को बिंदु कहाँ काट रही हैं, D पर काट रही हैं। इसका मतलब ये जो किरण इधर जा रही थी और ये जो किरण इधर आ रही थी, इनके बीच में यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डेल। इसे डेल कहते हैं, कॉपी पे लिख लीजिएगा। क्या कहते हैं, इसे डेल कहते हैं। क्लियर समझ में आ गया होगा कि मतलब, और इसे हिंदी में क्या कहेंगे, इसे कहेंगे विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कह सकते हैं कि जो डेल है, मतलब इसको आगे बढ़ाया गया, इसको पीछे खींचा गया, इन दोनों के बीच में एक कोण बना जिसे विचलन कोण कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डल मत लिखिएगा, डेल लिखिएगा। उसके बाद ये सिंबल है डेल का, क्या हुआ, ऐसे बनाया गया है। फिर उसके बाद एक काटने को दौड़ रहा है, काटेगा आपको नहीं, मुझे भी नहीं, किसको काटेगा पता नहीं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। जहां हमें विचलन कोण डेल प्राप्त होता है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। अब आगे पढ़कर देखते हैं कि अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है, यदि आपतन कोण I का मान बढ़ाया जाए तो विचलन कोण डेल का मान घटता जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये कोण कितना बन रहा है, ये I बन रहा है। लेकिन अगर ये प्रकाश की किरण यहाँ से ना जाती, ये यहाँ से जाती, तो क्या होता, ये I का मान बड़ा हो जाता, मतलब I का मान ज़्यादा हो जाता। कह सकते हैं आप कि इंसिडेंस एंगल, मतलब आपतन कोण का मान ज़्यादा होता। जैसे ही ये ज़्यादा मान होने लगेगा, ये किरण जो है वो ऊपर को ऐसे उठने लगेगी, और जितना ये ऊपर उठेगी उतना ही ये नीचे झुकने लगेगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब I का मान बढ़ेगा तो डेल का मान घटेगा। अब क्या होगा कि जब I का मान बढ़ेगा तो डेल का मान घटेगा, लेकिन कुछ ऐसा एक समय आएगा कि जब डेल का मान भी घटना बंद हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम लोग ये किरण झुका झुका के लाएं और कहाँ इसके बराबर ले जाएं, मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी, हम इसको झुका रहे हैं, ऐसे झुका रहे हैं, और अभिलंब कहाँ है, अभिलंब ऐसे है, तो ये कोण बढ़ता जाएगा। और जो कोण बढ़ता जाएगा, और हमको इसको कितना झुकाना है, उतना ही तो झुकाना है कि जितना ये झुक सकती है, ज़्यादा तो नहीं कर सकते, नहीं तो ये उस तरफ हो जाएगा, फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, फिर आपतित नहीं कुछ और ही होने लगेगा। और फिर क्या होने लगेगा वो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या हुआ, आपतित किरण में जब आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है तो क्या होगा, डेल का मान भी घटता जाता है। और डेल का मान एक ऐसा समय आता है जब वो घटना बंद हो जाता है। तो उस जो न्यूनतम विचलन को, मतलब जब डेल का मान घटना बंद हो जाए तो जितना भी डेल का मान आएगा वो न्यूनतम ही तो होगा, क्योंकि वो सबसे कम होगा। और वो सबसे कम वाले मान को हम लोग कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण, यही हमने लिखा है। और ये न्यूनतम विचलन कोण सबसे कम विचलन कोण होता है, इसलिए इसे अल्पतम विचलन कोण भी कहते हैं। और इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल एम से। एम का मतलब मिनिमम है, अंग्रेजी में कहेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब अल्पतम विचलन कोण। और एग्जाम में इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला भी पूछा जाता है, उसे भी बताएंगे, लेकिन पढ़ के बताते हैं कि यदि आपतन कोण I का मान बढ़ाया जाए तो विचलन कोण डेल का मान घटता जाता है, परंतु एक समय विचलन कोण का मान घटना बंद हो जाता है, तब उसे न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण भी कहते हैं। यहाँ पर विचलन लिखा हुआ है, बार बार मैं पीछे मुड़ता हूँ तो शर्ट से मिट गया है, विचलन कोण डेल एम कहते हैं। फिर देखिए
नोट, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। आप यहाँ देख रहे थे कि ये प्रिज्म हमने कैसा बनाया था, कागज का है, दफ्ती का है, हमने नहीं अमन ने बनाया है। हम अपना क्यों कहें, है ना, अमन ने बना कर दिया मुझे। तो क्या हुआ कि ये प्रिज्म जो आप यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ पर कागज़ का बनाया है, लेकिन ये कागज़ का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपने शुरू में पढ़ा था प्रिज्म जो है वो पारदर्शी होता है। तो ये प्लास्टिक का हो सकता है, मोम का हो सकता है, कांच का हो सकता है, और कांच में कई प्रकार के कांच आ सकते हैं। तो क्या हुआ, किसी भी प्रकार के कांच का हो सकता है। इसलिए इस पदार्थ का कुछ न कुछ अपवर्तनांक होगा, और उस अपवर्तनांक को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया है, और वो सूत्र ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसका निगमन भी आप पढ़ेंगे कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो चलिए, अभी ये अच्छी बात है कि सूत्र ही है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n से क्या होता है, अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक साइन a प्लस डेल m। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होता है फॉर्मूला, n बराबर साइन, क्या, साइन, उसके बाद आपने पढ़ा a प्लस डेल m अपॉन क्या, 2, और फिर ये पूरे का बटा होता है, फिर होता है साइन a/2, जहाँ n क्या होता है, अपवर्तनांक होता है किसका, प्रिज्म के पदार्थ का, और डेल m क्या होता है, वो होता है न्यूनतम विचलन कोण, और a क्या होता है, वो होता है प्रिज्म कोण। ऐसा आप नीचे इसके लिख लीजिएगा। तो उम्मीद है ये पूरी क्लास आपको बेहतर समझ में आई है, और अगर ये क्लास पूरी बेहतर समझ में आई है तो अगली क्लास के लिए इंतज़ार कीजिए। थोड़ी देर ही बाद आपको 8th जो है क्या कहते हैं, हाँ, चैप्टर 8 में आपको त्रिकोणमिति की क्लास भी मिलने वाली है। और अगर ये वीडियो आप लास्ट में देख रहे हैं, कुछ दिन बाद देख रहे हैं, तो ये क्लास अपलोड हो चुकी है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से अच्छी क्लास आप प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल पर हम आपको मैथ और साइंस 2 क्लास पढ़ाते हैं। यदि आप इंग्लिश की क्लास भी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें जो है मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां से हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड योर एग्ज़ाम। थैंक यू।